अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। अर्पिता प्रशांत दोनों ही अंदर चले आते हैं और दोनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रशांत, अप्पू थक गई क्या? अर्पिता, नहीं। प्रशांत, ओके, तो ये लो अपना सामान, मैं कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? कि प्रशांत जी कमरे में निकल जाते हैं तो अर्पिता श्रुति के कमरे में जाकर सामान रखती है और चेंज कर बाहर चली आती है। श्रुति तब तक आकर सोफे पर बैठ चुकी होती है और अर्पिता का आता देख वो कहती है, आ गई तुम चोरनी कहीं की। अर्पिता, चोरनी? हमने तुम्हारा क्या चुराया भला? श्रुति, मैं अगर तुमसे कहूंगी तो बोलेगी अबे कुछ भी, इसीलिए तुम पूछो ही मत। श्रुति उठ चुकी होती है और रसोई में अपने लिए चाय बनाने चली जाती है। अर्पिता इसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है, आखिर ये कहकर क्या गई समझ में नहीं आता, तो उठकर श्रुति के पास जाती है और कहती है, क्या कह रही थी तुम? साफ साफ बताओ, हम तब से सोच में पड़ गए हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। अर्पिता की बात सुन श्रुति हंसते हुए कहती है, ये लो मेरी इतनी सी बात ही सोच में पड़ गई, मैंने तो बस हल्का फुल्का मजाक किया था और तुम तो सच सोच में ही पड़ गई। अच्छा ऐसा क्या? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जी ऐसा ही है, श्रुति बोली। अच्छा चाय पियोगी? चाय यूं थोड़ी बहुत पी लेती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं पसंद है, अर्पिता ने श्रुति से मदद करते हुए कहा। ओके, लेकिन यहाँ तो सभी को बेहद पसंद है। प्रशांत भाई की सुबह तो बिन चाय की होती ही नहीं है, ये मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। वो क्या है ना भाई, जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो एक कप चाय उनकी सारी थकावट मिटा देती है। ओह, लेकिन वो तो कॉफी के। अर्पिता रुक जाती है तो श्रुति कहती है, कॉफी भी पीते हैं, लेकिन प्राइमरी चाय, गर्मा गर्म चाय। ओके, तो क्या हम अपने लिए एक कप कॉफी बना लें? अर्पिता ने श्रुति से कहा। तो श्रुति उसके सर पर चपत लगाते हुए कहती है, कहा तो था ना कि जो मेरा वो तेरा। तो अब यह प्रश्न दोबारा किया ना तो सोच लेना, मुझसे झल्ली कहती हो, और अब कौन झल्लीपन झलका रहा है? बताओ, नहीं बताओ? श्रुति की बात सुन अर्पिता चुप हो जाती है और फिर बोलती है, सही कह रही हो तुम, हम पक्का आगे से ध्यान रखेंगे जी, यही बढ़िया रहेगा अप्पू। और हाँ, कॉफी वहाँ रखी है, आराम से बना लेना, ठीक? क्या श्रुति वहाँ से निकल जाती है, वहीं अर्पिता अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। कुछ ही देर में उसकी कॉफी बन जाती है तो वो लेकर हॉल में चली आती है और बैठकर पीने लगती है। प्रशांत जी उधर से गुजरते हैं तो उसकी नजर हॉल में बैठी अर्पिता पर पड़ती है। अर्पिता को देख वो रुक जाते हैं और सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। तो कॉफी पी जा रही है? नहीं, प्रशांत जी ने कहा। तो अर्पिता उसकी ओर देखती है और कहती है, जी प्रशांत, बहुत बढ़िया, तुम्हें इतने मग्न होकर कॉफी पीता देख मेरा मन भी कॉफी पीने का इच्छा उठाई है। ओके, तो 2 मिनट इंतजार कीजिए, हम अभी लेकर आते हैं। कि अर्पिता अपनी कॉफी का टेबल पर रख अंदर चली जाती है। प्रशांत जी अर्पिता का कॉफी मग उठाकर कॉफी पीने लगते। स्वाद भी वही है, काफी अच्छी बनाती हो कॉफी तुम अप्पू। प्रशांत कॉफी का घूंट भर स्वाद ले मन ही मन कहते हैं और अपनी पॉकेट से नोटबुक निकालकर उस पर एक संदेश लिख वहीं अर्पिता जहां बैठी थी वहीं लिख कर रखते हैं और अपना मोबाइल भी उसके ऊपर रख देते हैं। ये रही आपकी कॉफी, अर्पिता ने आते हुए कहा। उसे देख तो उसका कॉफी का मग दिखाते हुए कहते हैं, वेरी नाइस। तब तक सामने में से परम आता दिखाई देता है, सो वो वहां से उठते हैं और जाते जाते धीरे से अर्पिता के पास आ कहते हैं, सच में अच्छी, और वहां से कप पकड़ते पकड़े रसोई में चले आते हैं। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता हल्का सा मुस्कुराती है और वहीं सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगती है। उसकी नजर प्रशांत जी के फोन पर पड़ती है तो वो टेबल पर रखने के लिए उठती है। फोन के नीचे एक नोट देख मुस्कुराती है और उसे खोलकर पढ़ती है। अगली बार 1 नहीं 2 कप कॉफी, वो भी अपने हाथों से बनाई हुई, प्लीज। के प्रशांत जी, अर्पिता मनी मन खुद से कहती है और कुछ सोचकर उसी पर्ची को फोल्ड कर उसके पीछे लिखती है, ठीक है, फिर शाम की 1 कप चाय की जगह 2 कप चाय, वो भी अपनी स्टाइल में। लिखकर वह रसोई में जाती है जहां प्रसाद जी को कार्य करता देख फ्रिज के ऊपर फोन रख देती है। नोट रख कहती है, ये आपका फोन। प्रशांत जी अर्पिता की ओर बिन देखे कहते हैं, ओके मैं उठा लूंगा जी। के अर्पिता कॉफी मग रख वहां से चली जाती है। उसके जाते ही प्रशांत जी अपना फोन उठाते हैं तो उसे नीचे चीट दिख उसका हल्का सा स्माइल करते हुए उसे खोलकर पढ़ते हैं,
ठीक है, फिर शाम की एक चाय की जगह 2 कप चाय, वो भी अपने स्टाइल। पढ़कर हल्की सी मुस्कुराहट गहरी हो जाती है, जिसे श्रुति रसोई में आते हुए देख लेती है और कहने लगती है, भाई क्या मिल गया आपको जो इतना स्माइल किए जा रहे हो? आवाज सुन वो अपनी गर्दन ऊपर कर कहते हैं, कुछ खास नहीं श्रुति, बस एकेडमी के छात्रों के बारे में सोच रहा था, कितना प्यार करते हैं वो लोग। आज जब अर्पिता उन्हें पढ़ाने के लिए आगे गई और मैं वहां से चला आया तो कुछ छात्र क्लास छोड़कर ही जाने लगे। तो बस जब भी यह घटना याद आती है तो मुस्कुराहट खुद ही चली आती है। ओके, वैसे इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, काहे कि आपकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन ये बताइए, क्या अर्पिता क्लास में भी छात्र उठकर गए थे या वहीं बैठकर सुनने लगे? श्रुति ने पूछा तो प्रशांत जी ने जवाब दिया, गए ही नहीं, उसने अपने हुनर से जाने ही नहीं दिया किसी को। अच्छा, ये बात तो मुझे भी नहीं पता भाई। अच्छा किया आपने बता दिया, श्रुति कहती है और कुछ सोचने लगती है। प्रशांत जी बाकी का कार्य करने लगते हैं। श्रुति को ढूंढते हुए अर्पिता भी वहीं आ जाती है। अर्पिता, तो तुम यहाँ हो, हम तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। श्रुति, अच्छा मेरी चोरनी मुझे ढूंढ रही थी क्यों? प्रशांत जी ने श्रुति की ओर देखते हैं तो उसकी बातें का अर्थ समझ मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, तो व्यर्थ में टांग खींचने की जरूरत नहीं है। श्रुति, अब तो मैं पक्का व्यर्थ में नहीं कुछ कह रही हूँ, यह चोरनी ही है। बताओ भला, मेरे भाई को ही मुझसे चुरा लिया, अब तो मेरे भाई मेरे साथ कम इसके साथ ही ज्यादा उठने बैठने लगे हैं। श्रुति की बात सुन अर्पिता उसके पास खड़े हो उससे कहती है, अब समझे हम तुम काहे हमें चोरनी बनाने पे तुली हो? ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने श्रुति, और फिलहाल कोई इरादा भी नहीं है, सो जस्ट चिल। उसकी बात सुन श्रुति कहती है, तो आखिर तुम मेरे मेलो ड्रामा को समझ ही गई। बढ़िया, तुमने बुरा नहीं माना, काहे कि मेरी तो आदत है मस्ती मजाक फन करने की। अब यहाँ तो केवल भाइयों के साथ ही रहती हूँ, तो बस हम तीनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जिंदगी जीते हैं। देखा, और इतना तो हम समझ ही गए हैं। प्रशांत जी अर्पिता की ओर देख अपनी पलकें झपका देते हैं और कार्य करने लगते हैं। अर्पिता प्रशांत जी के कार्य करते हुए देखती है और खुद उनकी हेल्प करने लगती है। कुछ ही देर में सभी फ्री हो जाते हैं। रात का डिनर हंसते मुस्कुराते हुए करते हैं। प्रशांत जी अंदर रसोई में जाते हैं और कुछ सोचते हुए अर्पिता के लिए काउंटर पर पेपर वेट के नीचे एक नोट छोड़ देते हैं और बाहर चले आते हैं। अर्पिता और श्रुति दोनों ही उठकर वहां से अंदर जाती है। ये देख प्रशांत जी अपना हाथ अपने सर पर रख खुद से कहते हैं, हम भी कितने बेवकूफ हो गए हैं। ओ नो, हम पर भी मेरा मतलब है, मुझ पर भी संगत की रंगत निखरने लगी है। वैसे कुछ भी कहो, बड़ा अच्छा साउंड दे रहा है। ये बड़ी ही अलबेली चीज होती है मोहब्बत, अपने रंग में ऐसे रंगती है कि इंसान खुशी खुशी रंगने को तैयार हो जाता है, जैसे कि हम। सोचते हुए वो रसोई की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ श्रुति और अर्पिता दोनों ही काउंटर के पास खड़ी होती है। काउंटर की तरफ इशारा करते हुए अर्पिता काउंटर की ओर देखती है तो पेपर वेट देख तो श्रुति से कहती है, तुम्हारे भाई पूछ रहे हैं कि तुम कुछ और तो नहीं लेगी? हे भाई कहाँ है? श्रुति ने अर्पिता से पूछा तो अर्पिता बोली, कहाँ क्या, सामने देखना। कहाँ कर रही है? बातें करते हैं वो आगे कदम बढ़ाती है और श्रुति के चेहरे की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर चुपके से पेपर वेट के नीचे रखा नोट उठाती है। प्रशांत जी अर्पिता की हरकत देख होले से मुस्कुराते और वहां से चलते बनते हैं। श्रुति उन्हें जाते हुए देख नहीं पाती है, सो अर्पिता से कहती है, अच्छा तो अभी तक भाई का नाम ले मुझसे मस्ती भी किए जा रही है अप्पू। अगर ऐसा ना है तो फिर तुम मुझसे बच कर रहना। हाय, चल ठीक है, देखते हैं श्रुति कौन किससे बचकर रहता है। खैर अभी तो हमें टहलने जाना है छत पर, तुम्हें चलना है तो चलो, अर्पिता मुस्कुराते हुए श्रुति से कहती है। उसकी बात सुन श्रुति कहती है, अब लग रही हो कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन मैं टहलती नहीं हूँ। मैं तो अब पढ़ाई करूँगी, फिर सो जाऊँगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ओके, फिर हम आते हैं कुछ ही देर में, श्रुति ने कह अर्पिता छत पर चली जाती है, जहाँ प्रशांत जी पहले से ही अपना डेरा जमाए बैठे होते हैं। अर्पिता उन्हें देख नहीं पाती है और गली में जल रही ट्यूबलाइट की मदद से नोट पढ़ती है। मदद के लिए शुक्रिया, वैसे आज तुम्हें यूं खुलकर मुस्कुराता देख अच्छा लगा, बस यूं ही खुश हो रहा करो।
अर्पिता के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराकर छत के दूसरे हिस्से में तरफ देखती है तो उसकी हंसी गुल हो जाती है और वह बिजली की तेजी दरवाजे से ओट में हो जाती है। उसकी ये हरकत देख प्रशांत जी कुछ नहीं कहते, बस मुंह फेर कर हंस लेते हैं। सामने परम फोन पर किरण से बात करने में व्यस्त होता है तो प्रशांत को खुद से ही हंसते हुए देख लेते हैं और कहते हैं, लगता है ये इश्क वाला लव प्रशांत भाई को गिरफ्त में ले चुका है, तभी तो अकेले में ही हंसे जा रहे हैं। परम की बात सुन फोन की दूसरी तरफ बात कर रही किरण एकदम से चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचकर कहती है, काश वो लड़की अर्पिता होती। क्या अर्पिता? लेकिन क्यों? परम ने हैरानी से पूछा। ओ गॉड, मैं भी ना क्या बोल गई। कुछ नहीं परम जी, ये तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। किरण टालने की कोशिश करते हुए कहती है, लेकिन हमारे परम कहाँ कम पड़ते हैं। जब तक बात की तह तक नहीं पहुँचेंगे तब तक कहाँ रुकते हैं। अब मामला प्रेम जी का हो या प्रशांत का, यह अच्छा है किरण जी, बात शुरू कर फिर वहीं रोक देना। अब बात छिड़ गई हो तो फिर पूरा करने में क्या हर्ज है। ओके, वैसे भी अब कुछ हो तो सकता नहीं क्योंकि अर्पिता अब नहीं है। मैं बताती हूँ, क्योंकि उसके मन में आपके प्रशांत भाई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो था, पहली नज़र का प्रेम, वही था उसके मन में। अभी जब आपके जिक्र किया तो मेरे मन में ये बात निकल गई। अब मैं आपसे अब बाद में बात करूंगी, कहते हुए किरण फोन रख देती है। परम उसकी आवाज़ में भारीपन साफ महसूस कर लेते हैं। वह समझ जाते हैं किरण अर्पिता को याद कर रो रही है। परम को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि वो चाहकर भी किरण के दुख को दूर नहीं कर पा रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी किरण को एक फ़ोन लगाऊं और उसे बताऊं कि अर्पिता को लेकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर अर्पिता से किया प्रॉमिस याद आ जाता है। ठाकुर जी, सब जल्दी ठीक हो जाए बस, परम बड़बड़ाता है और प्रशांत की ओर देखने लगता है जो अभी तक मुस्कुरा रहा है। अभी तक प्रशांत भाई मुस्कुरा रहे हैं, कहीं इसका कारण अर्पिता का यहाँ होना तो नहीं है। एक बार फिर से जासूसी करनी पड़ेगी परम कि कहीं इसका कारण अर्पिता है या कोई और। सोचते हुए परम आसपास देखता है लेकिन किसी को देख नहीं पाता है। अब हमारी अर्पिता छुप जो गई थी, यहाँ तो मुझे कहीं अर्पिता नजर नहीं आ रही है। अब ऐसी सूरतों में दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इसके कारण अर्पिता है जो इस वक्त यहाँ से जा चुकी है, या फिर इसका कारण कोई और ही है जो यहाँ होकर भी नहीं है। खैर, पता तो लगाना ही होगा। आखिर जब तक बैचलर रहने के पीछे कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं है। लगता है ठाकुर जी मुझे मेरे भाइयों के मैच मेकर बनाकर भेजा है, जो हर बार मेरे सामने मेरे भाइयों को लाकर खड़ा कर देते हैं। खैर परम बेटे, लग जाओ काम पर अभी से, कि वो प्रशांत के पास आकर बैठ जाते हैं। वही प्रशांत जी एक बार फिर से दरवाजे की ओर देखते हैं, लेकिन अर्पिता तब तक नीचे जा चुकी होती है। नीचे आकर अर्पिता बालकनी में खड़ी हो जाती है। वह अपने हृदय के स्पर्श करती है, जो उसकी धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होती है, इतनी ज्यादा कि इसके शोर वह खुद से सुन पा रही होती है। कैसा ये शोर है धड़कने का जो बेतहाशा दौड़ी जा रही है, वो भी तब निगाहों का तुमने मिलना हुआ। ये इसका बड़ा ही प्यारा एहसास है जो हम लफ्जों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। सबके जीवन में होता है एक बार, कहते हुए जिसे पहली नजर का प्यार, खुद से ही अर्पिता कहती है और वहीं खड़े खड़े आसमान में तारे निहारने लगती है। ऊपर प्रशांत और परम बैठकर बातों में लग जाते हैं। कभी परम अपनी ऑफिस की गपशप सुनाते हैं तो कभी प्रशांत जी अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाते। परम, वैसे भाई मैं सोच रहा कि अर्पिता ठीक है, ये बात किरण को बता देनी चाहिए, वो उसके लिए बहुत परेशान होती है। आज अचानक से अर्पिता की बात छिड़ गई, वह बहुत भावुक हो गई थी, तो बस मन में ख्याल आया कि प्रशांत। परम, किरण की हालत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अर्पिता के मन की बात तो हम सब जानते हैं। किरण के घर जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिस कारण वो वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे तो बस आधी अधूरी बात ही पता है छोटे, और आधी अधूरी बात के बारे में कोई राय बना लेना तो जो सही नहीं है ना, इसलिए हम आपके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। जो हो सकता है हमने कोशिश की सब सही करने का, तो वो यहाँ से चली जाए। अब इसका यूं इस तरह कहीं और जाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। यह बात तो तुम समझ रहे हो ना? पर अब हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, सर्दी सी लग रही है। अच्छा, तो बातें
अच्छा, तो बातें बनाई जा रही है, सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि फोन बज रहा है। प्रशांत परम को छेड़ते हुए उससे कहते हैं। तो परम कहता है, हाँ भाई, अब ये भी एक तरह की जिम्मेदारी ही बना है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। प्रशांत, जिम्मेदारी या ड्यूटी छोटे? हाँ परम, अब जो भी आप समझे भाई, मैं तो चला, अब बाय। कह परम नीचे चला आता है। परम के जाने के बाद प्रशांत जी कहते हैं, सॉरी छोटे, मेरी वजह से तुम्हें ही अब सफर करना पड़ रहा है, लेकिन तुम नहीं जानते घंटों उसे यहाँ रोकने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, क्या क्या तिगड़म नहीं लगाया मैंने, तब जाकर वह रुकी है। ऐसे कैसे अपनी किसी हरकत से उसे जाने पर मजबूर कर दूं? यहाँ है तो मुझे भरोसा भी है कि वह ठीक है, मैं सुकून में अपना काम कर लेता हूँ। अब अगर कहीं और चली गई तो कैसे पता लगाऊंगा? सोचते हुए कुछ देर और वहीं बैठ रहे रहते हैं। तभी उसका फोन रिंग होता है। नंबर देख फोन उठाते हैं, जो कानपुर के सिटी हॉस्पिटल से होता है। कुछ देर वो बातें करते हैं। बात कराए हुए अभी उनके चेहरे पर खुशी तो अभी हल्के परेशानी का भाव उभरते हैं। लगभग 5 मिनट बात करने पर फिर नीचे चले आते हैं। वहां उनकी नजर अर्पिता को ढूंढती है। अर्पिता बालकनी में खड़ी होती है। उसे अपने पीछे किसी नजरों का होने का एहसास होता है, तो वो पीछे मुड़ देखती है तो वहाँ प्रशांत उसे देखते हैं। तो उन्हें देख खुद से ही झिझकती है और बालकनी से उठकर श्रुति के कमरे की ओर आती है, लेकिन रास्ते में प्रशांत जी होते हैं। उसने नजर चुराकर वह 2 कदम वहीं उनसे नजर चुराकर वो 2 कदम ही रख पाई होती है कि उसे एक खिंचाव महसूस होता है और वह वहीं की वहीं रुक जाती है। वह मन ही मन कहती है, अब तो कायनात भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। न जाने ये हालत क्यों हो गई है ऐसी हमारी की, ना तो इनका सामना करना बन पड़ रहा है और ना ही इनसे दूर जाना समझ आ रहा है। और उस पर ये निगोड़ दुपट्टा अभी के लिए हमारा दुश्मन। जब भी उलझेगा तो इन्हीं से उलझेगा। लगता है कि सीजन का खूब यारी रही होगी इनकी इनसे। वही प्रशांत जी मन ही मन कहते हैं, कितना चुराओगी नजरें हमसे, जितना भागोगी उतना ही ये कायनात हमें आपके पास ले ही आएगा। हाय मेरा सच्चा वाला दोस्त। अर्पिता वही खड़ी रह जाती है तो प्रशांत जी उसके थोड़ा पास आकर कहते हैं, सही कहा था मैंने, तुम्हारे दुपट्टे को मेरे साथ पसंद आ गया है। अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस लज्जा से नीचे गड़ी जा रही है। वही प्रशांत जी आगे आकर अपना हाथ उसके सामने कर देते हैं तो अर्पिता जल्दी जल्दी उसे निकालती है और वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख प्रशांत जी कहते, अप्पू सुनो। आवाज सुनकर वो रुक जाती है और प्रशांत के बोलने का इंतजार करने लगती है। प्रशांत कुछ कदम आगे आते हैं और अर्पिता के सामने जाकर कहते हैं, मैंने श्रुति और तुम्हारे दोनों के लिए अलग से कपड़े लिए हैं। तो थोड़ा अटक जाते हैं और कुछ नहीं कह चुप वहां से कमरे में चले आते हैं। इन्हें क्या हुआ सोचते हुए अर्पिता अपने कमरे में चली जाती है और श्रुति को फ्री देख शॉपिंग किया हुआ सारा सामान दिखाती है। श्रुति अपने भाई के पसंद किए कपड़े देखती है तो उसमें से एक जैसे कुर्ते देख कहती है, अप्पू ये भाई का मन का भी न समझ नहीं आता है। ये देखो मेरे लिए लेकर आए हैं, लेकिन एक जैसे ही ले आए हैं। अब तुम ही बताओ इन एक जैसे का मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? क्या एक्सचेंज? श्रुति, हम इतने सारे कपड़े लेकर आए हैं तो तुम्हें जो भी पसंद है एक्सचेंज कर लो। अर्पिता श्रुति से कहती है और खुद उसके हाथ से कुर्ती वाला बैग छीनकर देखने लगती है। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में कतई नहीं आई। चल तुम अपना ये व्हाइट वाला ड्रेस मुझे दे दो और हमने से एक उठा ले, फिर हम दोनों पर भी एक जैसे कुर्ते हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। जब पहनकर निकलेंगे तब श्रुति खुश होते हुए कहा, हाँ श्रुति, मजा तो बहुत आने वाला है। खैर अब एक काम करते हैं, अब सो ही जाते हैं, रात के 11 बज चुके हैं, सुबह जल्दी उठना है। अर्पिता को सोचते हुए कहती है श्रुति, जल्दी क्यों अप्पू? अर्पिता, क्योंकि कल हमें जल्दी उठना है, इसीलिए हम तो रोज ही जल्दी उठते हैं ना, तो बस इसीलिए कहा। वैसे कल हमें जॉब की इंटरव्यू के लिए भी जाना है और फिर शाम को वो एकेडमी वाली जॉब के लिए भी जाना है, पार्ट टाइम के लिए। अब इतना कार्य होगा तो रेस्ट भी पूरा बनता है ना। अप्पू कितना काम करोगी यार, तुम भी प्रशांत भाई के राह पर चल पड़ी हो। वो भी एक बार निकल जाते हैं तो फिर शाम को ही आते हैं, और अब तू भी, मैं तो अकेले ही रह गई।
अरे किसने कहा कि तुम अकेली हो, हम है ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो, इसके तुम्हें 2 फायदे मिलेंगे। काम का काम सीखोगी, इस पर सेल्फ डिपेंड हो जाओगी। श्रुति गजब, क्या बढ़िया सलाह दी हो तुम अप्पू। तुम पहले जॉब ढूंढ लो, फिर पीछे से मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, तब दोनों साथ काम करेंगे और घर पर मजे से पढ़ाई करेंगे। ओके ओके अर्पिता कहती है। ओके अर्पिता कहती है और बेड पर फैला सारा सामान उठाकर कबर्ड में जमा देती है और श्रुति के पास आकर लुढ़क जाती है। सुबह हो जाती है और रोज की तरह आज भी वो जल्दी उठ जाती है। उठकर स्नान वगैरह फ्रेश हो नीचे चली आती है, जहाँ परम और प्रशांत दोनों भाई हॉल में साथ बैठकर सुबह की चाय पी रहे हैं। अर्पिता वहां आ उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और उठकर किचन में अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। कॉफी बनाते हुए उसे प्रशांत जी की बात याद आ जाती है, तो वह आज 1 कप एक्स्ट्रा बना लेती है और फिर निकालकर वहीं रसोई के काउंटर पर रख देती है। अप्पू, अब कॉफी तो बन गई, लेकिन उन तक पहुंचाए कैसे? बाहर तो परम जी भी मौजूद है और चाय पी रहे हैं। अब उन्हें इस समय ऑफर करना पता नहीं सही होगा या नहीं। प्रशांत जी ने कहा तो था कॉफी के लिए, क्या करे, कैसे कहें उनसे। सोचते सोचते कहती है, मिल गया आइडिया। वहीं उनका आवाज किए बात करने वाला तरीका जो उन्हें कहा था अपनाने को। अर्पिता रसोई में नजरें दौड़ाती है और नोटबुक ढूंढकर उसे उठाकर लेती है। उस पर एक संदेश लिखती है और हॉल में जाती है। अर्पिता को आता देख परम एक्टिव हो जाता है, लेकिन बिन जताए बैठ जाता है। अर्पिता, वो रसोई में कॉफी मिल नहीं रही है, अगर आप बता दे तो, प्रशांत की ओर देखकर कहती है। ओके के प्रशांत जी उठकर अंदर जाते हैं, लेकिन अर्पिता वही रह जाती है। प्रशांत को वहां कॉफी बनी हुई दिखती है, जिसे नीचे उसे एक सफेद रंग का नोट रखा दिया जाता है, जिसे देख वो मुस्कुराते हैं और मनी मन कहते हैं, वो तो ये बात है। वो आगे बढ़ते हैं और कॉफी मग उठाकर सबसे पहले उसके नीचे रखा नोट उठाकर पढ़ते हैं। ये कप कॉफी, एंजॉय इट। पढ़ने के बाद वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो अर्पिता वहां नहीं होती है। लगता है चली गई, अब उन्होंने उसे आते देखा जो नहीं। कहते हुए वो कॉफी मग उठाए वहां से बाहर चले आते हैं। अर्पिता जो हॉल में बैठी हुई होती है, वो प्रशांत जी के हाथ में कॉफी मग देख वहां से अंदर चली जाती है और छुपाते हुए प्रशांत को देखने लगती है। लगता है चली गई, अब उन्होंने इसे आते देखा नहीं। कहते हुए वो कॉफी मग उठाए वहां बाहर चले आते हैं। अर्पिता जो हॉल में बैठी हुई होती है, वो प्रशांत जी के हाथ में कॉफी मग देख वहां से अंदर चली जाती है और छुपते हुए प्रशांत को देखने लगती है। लेकिन वो यह भूल जाती है कि वो जहाँ खड़ी है रसोई के दरवाजे पर, वो जगह हॉल में लगी खिड़की के शीशे के साफ साफ दिखाई देती है। तो वो सामने देखते हैं और उसकी इस मासूमियत पर हंस देते हैं। वो परम तो पहले से ही सतर्क होता है, लेकिन अर्पिता से इस तरह व्यवहार करता देख खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, यह तो भाई को देखकर उनसे काम का यहीं रुक गई, ये इनके आने के बाद यहाँ से चली गई। तब ये भाई के आसपास जाने से कतराती है, तो फिर इन दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता कैसे होगा। लेकिन किरण कह रही थी कि अब क्या करूं, कैसे पता करूं, एक बार और कोशिश करता हूं, कुछ तो पता चल जाएगा। परम ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रशांत के हाथ में चाय की कॉफी नहीं बल्कि कॉफी का मग है। अब अप्पू को कॉफी मिली नहीं तो बन कैसे गई, और वैसे भी इनकी कहानी कोई आम युवा के जैसे थोड़े ही है। यह एक परिपक्व इसकी कहानी है, जिसे कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कसमें वादे नहीं, बस तो बेनथापा प्रेम जिसने ना शर्त है ना पाने की ख्वाहिश है। अगर कुछ है तो वो प्रेम के वो अनकहे एहसास, जिन्हें ये दोनों खामोशी से जीते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, और उन जज्बातों को, वो खूबसूरत एहसासों जिन्हें शब्दों को पिरोया ही नहीं जा सकता। परम वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है तो प्रशांत जी अपने नोटबुक निकालकर उस पर एक संदेश लिखते हैं। मेरी बात को तवज्जो देने के लिए आभार। वैसे यूं छुप छुप कर किसी को देखना अच्छी बात नहीं। ये लाइन वो अप्पू को थोड़ा सा छेड़ने के लिए लिखते हैं। वो नोट मोड़ते हैं और वहीं टेबल पर कॉफी मग के नीचे रख वहां से उठकर चले जाते हैं। प्रशांत के कमरे में गया देख अर्पिता बाहर निकलती है और सबसे पहले उनका छोड़ा हुआ नोट पढ़ती है।
जिसे पढ़कर मुस्कुराने के चेहरे पर हल्के से हैरानी का भाव दिखाई देने लगते हैं और वो सोच में पड़ जाती है। अर्पिता इन्हें छुप कर देख रहे हैं, ये इन्हें कैसे पता चला? दो ही आंखें इनकी, जो कि सबकी तरह आगे है, तो फिर कैसे? अर्पिता संभल कर रहना पड़ेगा तुझे। अगर इनको हमारी हृदय की हालत भी भनक पड़ गई तो न जाने क्या समझे ये। इतनी सी बात को तो पकड़कर बोल दिया। अब अगर ये पता चल गया कि हमें इन्हें वो हो गया है तो कहीं ऐसा न हो हमारा ये बताना हुआ रिश्ता भी बिगड़ जाए। सोचते हुए वो उसी नोट के पलटकर उस पर लिखती है, ये तो बस ऐसे ही न जाने कैसे, हम आगे से ध्यान रखेंगे। कि वहाँ से परेशान परम के कमरे में होकर गुजरती है और अंदर झांकते हुए देखती है जहाँ दोनों भाई तैयार हो रहे हैं। कुछ सोचते हुए वो वापस हॉल में आती है और वहाँ से प्रशांत जी के हेलमेट एक अलमारी में देख उसे नोट को वहीं उसके नीचे रख श्रुति के कमरे में चली आती है और गुनगुनाते हुए तैयार हो जाती है। श्रुति और वो दोनों तैयार हो रूम के दरवाजे लॉक कर बाहर निकल आती है, जहाँ वो प्रशांत के किचन से टिफिन हाथ में ले निकलता हुआ देखती है, जहाँ प्रशांत जी उसे एक नज़र देखते हैं और चले जाते हैं। अर्पिता, श्रुति हम जाकर एक पानी बोतल लेकर आते हैं। श्रुति, ओके अप्पू, मैं निकलती हूँ। आज परम भाई मुझे कॉलेज छोड़ने हुए निकलेंगे और वो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अर्पिता ओके कहती है और वहाँ से रसोई में जाकर पानी का एक पात्र भरती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। उधर प्रशांत टिफिन लेकर हॉल में एक तरफ रखा हेलमेट उठाते हैं तो उनके नीचे नोट देख मुस्कुराने लगते हैं। वह चीट उठा पढ़ते हैं तो मन ही मन खुद से कहते हैं, मैंने तो बस मजाक में ही कहा था और तुम उसे समझी नहीं। इतना सीरियस होती हो मेरी बातों को, ये देख मुझे ही पता चला। ये भी अच्छा साइन है मेरे लिए। वह उसी चीट को फोल्डकर उस पर कुछ लिखते हैं और वहीं हेलमेट के नीचे रख ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं जब वो वहाँ से गुजरेगी तो हेलमेट देख लेकर जरूर आएगी। अर्पिता बोतल लेकर हॉल में गुजरती है और हेलमेट को उसी जगह देख सोचती है, लगता है आज इसे ले जाना भूल गए हैं। तो वो जाकर उसे उठाती है और उसके नीचे रखा नोट देख आदतन खोलकर पढ़ती है। थैंक्स मेरी बात समझने के लिए। वैसे मेरी पसंद इतनी अच्छी है, मुझे आज पता चला। हम समझते कैसे नहीं प्रशांत जी, अब इतने दिनों में समझने लगे हैं हम आपको। आप नारी की इज्जत करना जानते हैं और अपनी पसंद किसी को बताने से झिझकते हैं। चलिए ये पहला प्रेजेंट रहा आपका हमारे लिए, हम इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। सोचते हुए अर्पिता हेलमेट ले नीचे चली आती है और जहां प्रशांत जी उसका इंतजार कर रहे होते नीचे आकर वो हेलमेट आगे बढ़ाती है। प्रशांत बाइक पर बैठ उसे स्टार्ट करते हैं। अर्पिता बैठ जाती है और वह बाइक लखनऊ के सड़क पर दौड़ा देते हैं। प्रशांत, अप्पू सुनो, तुम्हें ऑफिस छोड़कर मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आते हुए शाम हो जाएगी तो तुम खुद से घर पहुँच जाओगी ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी? अगर कोई परेशानी है तो मैं परम को बुला दूंगा, वो तुम्हें रिसीव कर लेगा। नहीं, हम खुद से चले जाएंगे, यहाँ के रास्ते तो हमें बेखूबी याद है। नाहक परम जी को परेशानी होगी, हम खुद से चले जाएंगे, अर्पिता ने कहा और मन ही मन कहती है, हमें आपके अलावा बाइक पर किसी के साथ बैठना नहीं है। एक सुकून सा आपके साथ आता है, किसी और के साथ बैठने में हमें परेशानी ही होगी। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।